हेलो एवरीवन। आज हम लोग नेपाल की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पैरा है इसमें नेपाल की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि नेपाल जो है वो एक मोनार्की देश था। किस तरीके से वहाँ के लोगों ने स्ट्रगल करके लड़ाई करके वहाँ पर डेमोक्रेसी को सेटअप किया था और मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करके डेमोक्रेटिक सिस्टम को लाया था। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी नीड by this through two contrasting situations in the recent history of Nepal, a country that borders India on the north. आज हम ये समझेंगे कि एक ऐसा देश जो इंडिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। अनटिल रिसेंटली नेपाल वाज ए मोनार्की। जैसा कि हम जानते हैं कुछ ही समय पहले नेपाल जो है वो एक मोनार्की देश था, यानी कि वो एक किंगडम थी। वहाँ पर राजा का राज्य चलता था, यानी कि लोगों को राजा जो था, जो भी रूल्स थे वो राजा के थे, जो भी वहाँ पर सिस्टम चल रहे थे वो सब राजा के हिसाब से चलते थे। वहाँ पर लोगों की कोई बात नहीं सुनी जाती है, उसको हम मोनार्की सिस्टम कहते हैं। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1990, ये जो मोनार्की सिस्टम था ये 1990 में वहाँ पर शुरू हुआ था। रिफ्लेक्ट्स दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग, यानी कि जो फाइनल अथॉरिटी, जो मेन हक है जो है वो सिर्फ राजा को होता था। कोई भी डिसीजन लेने का हक सिर्फ राजा का होता था। अगर उसने किसी चीज़ की सहमति दी तो वो चीज़ होगी, अगर उसने किसी चीज़ की सहमति नहीं दी तो वो चीज़ नहीं हो सकती, यानी कि वहाँ पर लोगों को नहीं पूछा जाता था। ए पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल फॉट फॉर सेवरली फॉर डिकेड टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। वहाँ के कुछ लोगों ने एक मूवमेंट चलाई, आज़ादी की मूवमेंट, और कई सालों तक उन्होंने वो लड़ाई लड़ी और फाइनली वहाँ पर डेमोक्रेसी सेटअप हुई। एंड इन 2006 दे फाइनली सक्सीडेड इन पुटिंग एन एंड टू द पावर ऑफ किंग, और आखिरकार उन्हें इसमें सफलता मिली और 2006 में उन्होंने वहाँ पर मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करके जो किंग्स की पावर्स थी, यानी कि जो राजा की शक्तियाँ थी, उनको ख़त्म किया, उनका एंड किया। द पीपल हैड टू राइट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टेब्लिश नेपाल एज ए डेमोक्रेसी, और वहाँ के लोगों ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एक नया संविधान बनाया जो कि लोकतांत्रिक है, यानी कि वहाँ पर लोगों के हिसाब से कानून बनाए गए, रूल्स बनाए गए। द रीज़न दैट दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू with the previous constitution is because it did not reflect the ideals of the country that they want to be Nepal. इसके पीछे रीज़न क्या था कि वो क्यों डेमोक्रेटिक वहाँ पर रूल्स बना रहे थे, क्योंकि वो जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशंस था वो उसको ना पसंद करते थे, ना उस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलना चाहते थे। इसलिए उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई लड़ी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और जो अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन था वो अपने हिसाब से, अपने आइडियल्स के हिसाब से बनाया। ठीक है। एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल, जैसे कि फुटबॉल की गेम होती है उसमें कुछ रूल्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं या चेंज किए जाते हैं। नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम अ मोनार्की टू ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नीड्स टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स इन ऑर्डर टू उशर इन अ न्यू सोसाइटी। नेपाल ने भी उसी तरीके से ये किया कि वो मोनार्की से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ बढ़ा आगे, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि जो मोनार्की के रूल्स थे वो उन्होंने चेंज करके डेमोक्रेसी के रूल्स सोसाइटी में लाए और एक नई सोसाइटी, एक नए समाज की स्थापना की। ठीक है। This is why the people of Nepal adopted a new constitution for the country in 2015. Finally, उन्होंने 2015 में एक नया संविधान, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो था देश के लिए बनाया और उसको अपनाया भी। द कैप्शन alongside elaborates नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, जिसमें कि ये बताया गया कि नेपाल के लोगों ने किस तरीके से डेमोक्रेसी के लिए इतना स्ट्रगल किया, वहाँ पर डेमोक्रेटिक रूल्स बनाए, ऐसी सोसाइटी बनाई जो कि डेमोक्रेटिक थी, यानी कि लोगों के हिसाब से है। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन is to define the nature of a country's political system.
जो दूसरा इम्पॉर्टेंट काम है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमें उस देश का जो राजनीतिक सिस्टम है उसके बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल, नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय अ किंग। जैसे कि जो नेपाल का पहले का कॉन्स्टिट्यूशन था, जो संविधान था, वो ये बताता था कि नेपाल जो है वो एक राजा के द्वारा चलाया जा रहा है, और राजा जो था अपनी मर्जी से जो अपने मिनिस्टर्स थे वो अपॉइंट करता था, और वो जो काम करते थे वो राजा के कहने पर करते थे, यानी कि जो भी बात राजा ने कहता था तो मिनिस्टर्स वही बात मानते थे। ठीक है बच्चों, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो लीडर हम चुनते हैं ना, वो हमारे लिए काम करते हैं, यानी कि हमारे भलाई के लिए काम करते हैं। हाँ, जैसे कि हमने पहले भी ये पढ़ा कि डेमोक्रेसी में हम वोट डालते हैं और जो लीडर हम चुनते हैं वो हमारे लिए काम करते हैं। ठीक है, इन ए डेमोक्रेसी वी चूज अवर लीडर सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अवर बिहाफ। कह रहा है कि डेमोक्रेसी में हम जो लीडर चुनते हैं वो काम करता है, जो उसको पावर्स दी जाती हैं वो उन पावर्स को यूज़ करता है हमारी भलाई के लिए, उनका उपयोग करता है हमारी भलाई के लिए। However, there is always a possibility that these leaders might misuse their authority. लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो जो लीडर हैं वो उनका मिस यूज यानी कि गलत उपयोग भी कर सकते हैं। हमारे लिए काम करने के बजाय ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारे लिए काम ना करे। इसलिए ये जो डेमोक्रेसी होती है इसको सेटअप करते हैं ताकि लीडर्स जो हैं वो सही तरीके से काम करें। अगर वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो उनको हम किसी भी वक्त जो है उनको वहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि लोग उसके साथ सहमत नहीं होंगे। ये चीज़ जो है यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है क्लासरूम की, उसके ज़रिए समझाई गई है। सुरेश जो है वो क्लास का मॉनिटर है। ये जो एक लड़का है, एक क्लासरूम है ये, यहाँ पर ये जो लड़का सुरेश है ये क्लास का मॉनिटर है, लेकिन ये थोड़ा ऐसे दबंग टाइप है, यानी कि धमकाने वाला है। तो ये क्या करता है, जो इसकी क्लास टीचर है मिसिस राव, उसको क्लास को छोड़कर किसी ज़रूरी काम से क्लासरूम से बाहर जाना होता है, तो वो सुरेश को कहती है कि वो क्लास को थोड़ी देर के लिए कंट्रोल करे। तो सुरेश क्या करता है, जो क्लास का लड़का है अनिल, वो उसके ऊपर दबंगी यानी कि उसको धमकाने लगता है। हालांकि वो लड़का कुछ नहीं करता है। अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसिस राव। वो उसको कहता है कि अनिल, आज मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा मिसिस राव को। अनिल कहता है कि मैंने किया क्या है, हालांकि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन ये उसको दबाने के लिए करता है। ठीक है, जब मिसिस राव जो है वो क्लास में आती है तो जो सुरेश है वो मैडम को कहता है कि अनिल बहुत ज़ोर ज़ोर से क्लास में चिल्ला रहा था और क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था और उसने मेरी कोई बात नहीं मानी। ठीक है, फिर उसके बाद जो मैडम है वो अनिल को कहती है कि तुम स्कूल के बाद मुझसे मिलो और तुम्हें मतलब ये बात लिख कर देनी पड़ेगी कि तुम क्लास के मॉनिटर की बात 100 टाइम्स मानोगे। लेकिन अनिल कहता है कि मैम, मैंने कुछ भी नहीं किया है। यानी कि इसमें ये बताया गया है, जो सुरेश है, मान लो वो एक मिनिस्टर है। मिनिस्टर जो होता है, अगर किसी के साथ हमारा काम नहीं करता है, किसी भी इंडिविजुअल जो कि उसके पास हेल्प के लिए जाता है उसका काम नहीं करता है, तो वो उसको किसी भी तरीके से झूठ बोल के उसके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा के अपने ऑफिस से निकाल सकता है, या फिर पुलिस को बुलाएगा या जो अपने गार्ड्स होते हैं उनको बुलाएगा कि ये मेरे साथ मिसबिहेव कर रहा है। ये होती हैं पावर्स का मिस यूज़ करना, जो कि इस एग्जाम्पल के ज़रिए बताया गया है कि समटाइम्स कभी ऐसा भी होता है कि लीडर्स जो होते हैं अपनी पावर्स का मिस यूज़ भी करते हैं। ठीक है, लेकिन जो डेमोक्रेसी है इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं जो कि हमें सुरक्षित रखती हैं। जो लीडर्स इस तरीके से मिसबिहेव करते हैं, जब गलत अपनी पावर्स को यूज़ करते हैं, तो उनके अगेंस्ट भी कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं जो एक्शन ले सकती हैं। इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबव विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, कह रहा है कि इस चैप्टर में जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जो कुछ कानून्स होते हैं उसमें हमारा एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि हमें इक्वालिटी का हक है।
उसके बाद इसमें ये बताया गया है कि जो 7th क्लास में एक हमने चैप्टर पढ़ा था जिसमें कि ओम प्रकाश जो है, वाल्मीकि ओम प्रकाश की स्टोरी बताई गई थी कि वाल्मीकि जो एक दलित है, दलित होता है जो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, जैसे SC या फिर ST जो होते हैं ये लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। ओम प्रकाश जो है वो एक दलित है, लोअर कास्ट से बिलोंग करता है। तो उस बुक में ये बताया गया है कि किस तरीके से उसने शुरू से ही स्कूल में बहुत सारे जो हैं उसके पास साथ भेदभाव किए गए। जैसे उसको पहले तो स्कूल में नहीं जाने दिया जाता था, उसको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, या कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक दलित था, वो एक लोअर कास्ट लड़का था। तो जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उनके साथ पहले बहुत ज़्यादा मतभेद भेदभाव की होता था। ठीक है, तो जो 7th की जो हमने पीछे की बुक पढ़ी उसमें यही चीज़ें बताई गई हैं कि ओम प्रकाश ने अपनी स्टोरी जो है उसमें बताई हुई है। ओम प्रकाश फेस्ड बिकॉज ही वाज ए दलित, उसको बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशंस जो थे वो फेस करने पड़े क्योंकि वो एक दलित लड़का था। लेकिन जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमें ये गारंटी देता है वी हैव इक्वल राइट्स, कि हम जो जितने भी इंसान हैं इस इंडिया में रहने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन में हर किसी को इक्वल राइट है। वहाँ पर ना किसी का रिलीजन, ना रेस, कास्ट, जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ नहीं दिया जाता है। राइट टू इक्वालिटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट ग्रांटेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमें समानता का हक है, हर एक इंसान को समानता का हक है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, चाहे वो लड़का है या लड़की है, चाहे वो कहीं पे भी पैदा हुआ है, तो हर एक इंसान को जो इंडिया में रहने वाला है उसको राइट टू इक्वालिटी है। ठीक है।